फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम करने वाले हैं बैंकिंग नाम का चैप्टर। इकोनॉमिक्स की सीरीज चल रही है जिसमें मैं आपको इंडियन इकोनॉमी पढ़ा रही हूँ। कुछ मैंने चैप्टर्स इसमें अपलोड कर दिए हैं, आगे से आज हम स्टार्ट करें। तो बैंकिंग सबसे पहले हम जानेंगे ये बैंकिंग क्यों होती है, क्या होती है, और फिर हम इसके बारे में सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो देखिए, एक इंडियन इकोनॉमी में, इकोनॉमिक्स की भाषा में अगर मैं आपसे कहूँ तो सबसे पहले बताइए बैंकिंग क्या होती है। बैंकिंग एक तरीके से फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज होती हैं। क्योंकि क्या होता है, जिन लोगों के पास मनी सरप्लस होता है, यानी कि जो ज़्यादा मनी होता है, जो लोग कमा रहे हैं, आप हम जैसे हाउस होल्ड्स, अगर उनके पास मनी ज़्यादा है तो वो सेविंग करते हैं ना फ्यूचर के लिए। तो सेविंग करने के लिए वो क्या करते हैं, वो बैंक में अपना पैसा रखते हैं। और जब वो बैंक में अपना पैसा रखते हैं तो बैंक को उनको इंटरेस्ट देना होता है, इंटरेस्ट लौटाना होता है। लेकिन बैंक वो इंटरेस्ट लाएगा कहाँ से? तो बैंक उस पैसे को क्या करता है, जिन लोगों के पास मनी डेफिसिट होती है, यानी कि मनी कम होती है, वहाँ वो दे देता है वो पैसा, और इनसे जो वो परसेंटेज चुकाता है। जब जो बैंक होता है, यहाँ बैंक समझेंगे, ये मैं भी आपको समझाऊंगी पूरा चार्ट। जब बैंक मनी सरप्लस वालों से पैसा लेता है और जिनके पास मनी डेफिसिट है उनको पैसा दे देता है, तो इनको तो ये कम देता है परसेंटेज में, इनसे ये ज़्यादा लेता है। तो ये जो ज़्यादा लिया है इसमें से कुछ पार्ट अपने प्रॉफिट का इंटरेस्ट के रूप में मनी सरप्लस वालों को दे दिया जाता है। तो इनके लिए भी फ़ायदा है कि मनी इनकी सेफ रहती है, बैंक में रखी है। इनके लिए भी फ़ायदा है क्योंकि इनको जब भी ज़रूरत पड़ रही है, कोई बिज़नेस एक्सपेंड करना है, बिज़नेस खोलना है, तो इनको यहाँ पर मनी मिल जाती है। तो ये कोई कंपनी या कॉरपोरेशंस होती हैं, कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है जो कि अपना बिज़नेस खोलना चाह रहा है। तो अब हम बैंकिंग का, आपको पता ही लग गया कि सिंपली फंक्शन क्या है और क्यों होते हैं बैंक। अब अगर हम बैंकिंग समझें तो हमें समझना होगा पहले फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। तो ये फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज कौन होते हैं? देखिए, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज बैंक ही एक पार्ट है इसका। जैसे कि इसका एक पार्ट है बैंक और एक है एनबीएफसी। एनबीएफसी का क्या मतलब है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे बैंक क्या है। देखिए, जो बैंक है वो मैंने अभी आपको बता दिया कि किस तरीके से करता है। यहाँ पर बैंक में आप पैसा रखते हैं, इतना तो आप डे टू डे एक्टिविटी में बैंक के बारे में जानते ही हैं। और अपना सामान जो होता है, जैसे चाहे गोल्ड है, और अपना सेफ रखने के लिए उसमें रखते हैं, उन पर आपको इंटरेस्ट मिलता है। फिर क्या होता है, जिनके पास पैसा कम होता है तो बैंक उनको दे देते हैं। ये तो हो गए बैंक, जो कि एक तरीके से आपके आरबीआई एक्ट 1934 में डिफाइन किए गए हैं। लेकिन फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज का दूसरा पार्ट है एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग। इसका क्या मतलब है? ये बैंक नहीं है, लेकिन ये ऐसे फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस हैं जो यहाँ पर लोन में पैसा देते हैं, या फिर आप एलआईसी वगैरह भी कराते हो, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, जैसे म्यूचुअल फंड हो गए। तो ये बैंक नहीं है, ये आरबीआई एक्ट में नहीं डिफाइन किए गए, लेकिन यहाँ पर भी आप इनके पैसे का लेन देन का काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये दो प्रकार की होती हैं आपकी फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज, जिसमें हमने पढ़ा पहला बैंक, और हम बैंकिंग के बारे में ही जानकारी ले रहे हैं। बैंक्स के फंक्शन अलग होते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन से। ओनरशिप अलग होती है, और ये शेड्यूल डिफाइन है आरबीआई एक्ट 1934 की सेकंड शेड्यूल में बैंकिंग को, जबकि एनबीएफसी डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम जान चुके हैं एनबीएफसी और बैंक्स में क्या डिफरेंस है। इसके बाद हम फंक्शन पढ़ेंगे, लेकिन फंक्शन में हम ये पढ़ेंगे कि ये जो बैंक है ये कितने टाइप्स के होते हैं और इनके क्या क्या फंक्शन हैं इन बैंकों के। तो जो बैंक्स हैं, पहले होते हैं सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या होता है ये मैं आपको डिटेल में अभी बताऊंगी। उसके बाद है कमर्शियल बैंक, उसके बाद है कोऑपरेटिव बैंक, देन स्पेशलाइज्ड बैंक, देन डिफरेंशिएटेड बैंक। अभी हम इनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो नंबर 1 है सेंट्रल बैंक। तो देखिए, सेंट्रल बैंक आरबीआई डिफाइन करता है, और आरबीआई को ही सेंट्रल बैंक कहा जाता है। हर एक देश का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है। हमारे देश के सेंट्रल बैंक का नाम है आरबीआई। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो हिल्टन यंग कमीशन ने रिकमेंडेशन दी थी इस बैंक को बनाने के लिए, इस बैंक के फंक्शनिंग के लिए। कौन से कमीशन ने रिकमेंडेशन दी है? हिल्टन यंग कमीशन। इफ़ यू आर एन एस्पायरेंट ऑफ बैंकिंग देन प्लीज़ रिमेंबर दिस इज़ हिल्टन यंग कमीशन। और अगर आप कोई पीएससी या सिविल सर्विसेज या कोई और भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो भी आप इसे याद रखिएगा, क्योंकि सेंट्रल बैंक की रिकमेंडेशन का कमीशन है, हिल्टन यंग कमीशन है। प्लीज़ लर्न इट। ठीक है, तो फंक्शन क्या क्या हैं इसके बैंकिंग के, सेंट्रल बैंक के। एक तो ये मॉनेटरी अथॉरिटी है कंट्री की, यानी कि कंट्री की जो भी मनी के बारे में जो भी आपको यहाँ पर फैसले लेने हैं, तो प्राइम अथॉरिटी किसकी होती है? आरबीआई की।
इश्यू और ऑफ करेंसी, ये देखिए ये करेंसी का इश्यूअर है, यानी कि करेंसी को इश्यू करता है। लेकिन किसको? 1 रुपी नोट और कॉइन्स गवर्नमेंट के द्वारा इश्यू होते हैं। 1 रुपी का नोट और कॉइन्स किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। और बाकी सब चीज़ कौन इश्यू करता है, कौन बनाता है, कौन छापता है मनी? ये करता है सेंट्रल बैंक। इसके बाद जो लिक्विडिटी होती है, ये स्टार मार्क मैंने किया हुआ है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, यानी कि जब कहीं पर भी आपको पैसा ना मिले तो वहाँ आप आरबीआई से ले सकते हैं, कोई भी बैंक आरबीआई से ले सकता है, गवर्नमेंट आरबीआई से ले सकती है, ठीक है। बैंक्स इन केस ऑफ क्राइसिस, अगर क्राइसिस आ जाती है, कोई डेफिसिट होता है, कोई भी फेलियर होता है, तो यहाँ पे बैंकर टू गवर्नमेंट बैंकर्स बैंक, यानी कि यहाँ से आप पैसा ले सकते हैं। सेंट्रल बैंक इन सभी को पैसा देता है और ये रेगुलेटर होता है फाइनेंस कमीशन का, और ये गवर्नमेंट के लिए बैंकर होता है, बैंक के लिए बैंकर्स होता है। और जो भी फॉरेन एक्सचेंज आता है, यानी कि जो भी डॉलर में, यूरो में जो भी मनी आती है, जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का पैसा आता है, वो सेंट्रल बैंक ही इसको मैनेज करता है। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। प्लीज़ अगर एक भी स्टूडेंट देख रहा है और उसको क्लियर हो रही है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब मैं आपको समझाती हूँ कमर्शियल बैंक। तो इस वीडियो में हम बैंक्स के टाइप्स कंप्लीट करेंगे। मे बी की वीडियो 10 मिनट्स अराउंड और इससे बड़ी हो जाए, तो प्लीज़ देखिएगा और इस तरीके से अपने नोट्स बनाइए। यहाँ मैं आपका बेस क्लियर कर रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ यहाँ मैं आपको करंट अफेयर से कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने आपको करंट अफेयर नहीं दिया हुआ, मैं सिर्फ आपका बेस क्लियर करने का काम कर रही हूँ। बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत ही आसान लिखावट में, जिस तरीके से आप एग्ज़ाम में लिखेंगे। बेशक आपके पास कई PDF होंगी, बहुत अच्छे तरीके के चैनल्स भी हैं जो देखिए पढ़ाते हैं, PDF बहुत अच्छे प्रोवाइड करते हैं, लेकिन मेरे यहाँ काम क्या है कि बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जिस प्रैक्टिकल तरीके से आप लोग लिख कर आएंगे एग्ज़ाम में, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कमर्शियल बैंक। तो देखिए कमर्शियल बैंक क्या होता है? कमर्शियल बैंक का जो मोटिव है, जो लक्ष्य है, वो है प्रॉफिट कमाना। क्या है? प्रॉफिट कमाना है इनका मोटिव। ये डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि जिन लोगों के पास पैसा है उनका पैसा ले लेते हैं और फिर मनी लैंड करते हैं लोन के रूप में दूसरी जगह, और उन पर ये इंटरेस्ट कमाते हैं। मेन काम क्या है कमर्शियल बैंक का? बैंक है, इंटरेस्ट दे रहे हैं कस्टमर को, कस्टमर का पैसा आ रहा है और फिर लोन दे रहे हैं दूसरे कस्टमर को, ये है कमर्शियल बैंक का काम। अब कमर्शियल बैंक में भी 2 टाइप के बैंक होते हैं, एक होता है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, एक होता है नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। तो जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है, ये आरबीआई के 2nd शेड्यूल में इसको डिफाइन किया गया है, ठीक है। 1934 है आरबीआई एक्ट 1930, उसमें इंक्लूड किया गया है इसको। और इसकी जो पेड अप कैपिटल है वो 5 लाख रुपीज़ होती है। पेड अप कैपिटल कितनी है? 5 लाख रुपीज़, यानी कि 5 लाख रुपीज़ का ये काम करती है कम से कम। कोई हार्म नहीं होता इसमें इन्वेस्टर्स को, क्योंकि ये इसमें इन्वेस्टर्स के लिए जो पैसा होता है आपका CRR SLR के रूप में रखा जाता है, मेंटेन किया जाता है। इन्वेस्टर जब इन्वेस्ट करते हैं तो जल्दी से ये नहीं गिर सकता बैंक, क्योंकि ये इसके पेड अप कैपिटल ही 5 लाख रुपीज़ है। और जो एलिजिबल होता है ये लो इंटरेस्ट के लिए, यानी कि ये आरबीआई से लो इंटरेस्ट पे लोन ले सकता है, तो उसके लिए एलिजिबल है। और ये आरबीआई से बोरो कर सकता है। इसके टाइप्स क्या क्या हैं? जैसे एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया और एक्सिस बैंक है। ये आपके क्या हैं? ये आपके शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हैं और इसमें CRR की भी मेंटेन करने की ज़रूरत रहती है। तो कुछ फीचर्स तो नॉन शेड्यूल के भी शेड्यूल की तरह हैं, कुछ डिफरेंट है। जैसे कि नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक को यहाँ पर आरबीआई एक्ट 1934 में नहीं इंक्लूड किया गया, ना ही आरबीआई की कोई गाइडलाइंस इसको फॉलो करने की ज़रूरत है। और लोकल बैंक्स होती हैं जैसे कि कैपिटल लोकल एरिया बैंक, ठीक है, इस टाइप की ये लोकल बैंक होती हैं और ये आरबीआई से बोरो नहीं कर सकती। जो भी इनके पास है लोकली, इन्होंने जो भी जुटाया है वहीं से इनको अपने ट्रांजैक्शन करना होता है, लेकिन इनको भी अपना CRR मेंटेन करना होता है, ठीक है, ये इसमें मस्ट है। अब देखिए जो आपके शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हैं उनके कुछ टाइप यहाँ और दे रखे हैं। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के टाइप हैं, आपने पढ़ी बैंक बहुत होंगी, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको चार्ट वाइज बता रखी हैं। पहले कमर्शियल हैं, कमर्शियल के अंदर ही शेड्यूल हैं और शेड्यूल के अंदर ही हैं पब्लिक सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक का क्या मतलब है? बहुत ही आसान 1 लाइन फॉर्म में मैं आपको बताऊंगी।
जो कि 51% शेयर होता है गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट इसमें, ठीक है। ये 12 हैं, ये हैं पब्लिक सेक्टर बैंक। अब कौन कौन सी हैं वो आप एक बार ज़रूर देखिए, ये आपको मिल जाएंगी ल्यूसेंट से या नेट पर भी, और अगर आप देखते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जिसमें जो शेयर है वो किसका ज़्यादा है, प्राइवेट सेक्टर का ज़्यादा है, ठीक है। ये होती है प्राइवेट सेक्टर बैंक। फॉरेन बैंक्स कौन सी होती हैं, जो इनकॉर्पोरेटेड होती हैं फॉरेन में, लेकिन हमारे यहाँ पर वो डे टू डे बिजनेस कर रही होती हैं या ट्रांजैक्शन कर रही होती हैं या बैंकिंग वर्क कर रही होती हैं, ठीक है। लेकिन कहाँ से सिचुएटेड होती हैं, ये होती बैंक बाहर के हैं, ठीक है, जैसे कि सिटी बैंक हो गई और HSBC। और जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है इनका नंबर है 21, जैसे एच डी एफ सी आपका प्राइवेट सेक्टर है ना। पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सी होगी, SBI हो गई आपकी, पंजाब नेशनल बैंक हो गई, ठीक है, इलाहाबाद बैंक हो गई। इसके बाद है रीजनल रूरल बैंक। तो जो रीजनल रूरल बैंक यानी कि RRB, ये आपने बहुत सुना होगा, तो ये रूरल एरिया में होती है। जैसे ये क्या करती हैं, ये कोई भी मेन बैंक से ब्रांच ले लेती हैं। आपने सुना होगा ना, सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक, सर्व यूपी ग्रामीण बैंक, सर्व महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक। तो ये जो ग्रामीण बैंक होती हैं ये इनको हम RRB कहते हैं। ये जो अपना 75% लोन होता है ये प्रायोरिटी सेक्टर को दिया जाता है। प्रायोरिटी सेक्टर का क्या मतलब है कि जो आपका एग्रीकल्चर होता है उसके लिए दिया जाता है। जो 18% वो आपके SMEs के लिए, वीकर सेक्शन को दिया जाता है, ठीक है। और इसमें जो शेयर होता है RRB में वो गवर्नमेंट का ज़्यादा होता है। इसमें प्रमोटर्स बैंक होता है एक, तो जिसका 35 होता है, स्टेट गवर्नमेंट का 15% का शेयर और 50% इसमें गवर्नमेंट का शेयर होता है। तो इस तरीके से प्रमोटर बैंक कौन से होते हैं, जिनसे इसने लिया हुआ है, जैसे कि नाबार्ड, आपका पंजाब नेशनल बैंक, SBI, जिसने भी इससे फ्रेंचाइजी टाइप ली हुई होती है वही आपके प्रमोटर्स बैंक होते हैं। तो यहाँ हम पढ़ चुके हैं कमर्शियल बैंक के टाइप्स। कमर्शियल बैंक में भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हमने अभी अभी पढ़ा है। अब हम इसके बाद समझेंगे डिफ्रेंशिएटेड बैंक, ठीक है। क्या समझेंगे, डिफ्रेंशिएटेड बैंक। तो देखिए जो ये डिफ्रेंशिएटेड बैंक होते हैं ना, ये लाइसेंस तो होते हैं RBI के द्वारा, और जो ये प्रोवाइड करते हैं ये स्पेसिफिक बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ये नहीं है कि सारी बैंकिंग, जैसे कि पेमेंट बैंक होगी और स्मॉल फाइनेंस बैंक होगी। चलिए ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करती हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी एंड आज भाई किसी के पास भी टाइम नहीं है इतना, तो आपको मेन बैंकों की जानकारी मिल गई। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में अभी अपलोड कर रही हूँ, आपको जल्दी ही ये मिल जाएगी। और प्लीज़ वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।